एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और उनके निहितार्थ। अब तक हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पहला तरीका देखा था उपयोग के आधार पर, जिसमें हमने प्राकृतिक संसाधनों को कुल 3 प्रकारों में विभाजित किया था। जिसमें पहला जो हमने देखा था वो देखा था जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, जैसे कि सूर्य हो गया, जैसे कि वायु हमने पढ़ी थी, है ना। फिर हमने दूसरा देखा था सामग्री के लिए संसाधन, जिसमें हमने लकड़ी का एग्जाम्पल लिया था, राइट। फिर हमने तीसरा पढ़ा था ऊर्जा के लिए संसाधन, जिसमें हमने कोयले वगैरह का एग्जाम्पल लिया था, पेट्रोलियम का एग्जाम्पल लिया था। तो एक दूसरे तरीके से हमने प्राकृतिक संसाधनों को विभाजित किया था, वो था नवीकरणीयता के आधार पर। कोई प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय है या नहीं, उस आधार पर हमने उसे 2 प्रकार में विभाजित किया था, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में कौन होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लकड़ी वगैरह, पानी, ठीक है। और जो अनवीकरणीय होते हैं उसमें जैसे यही कोयला आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को पढ़ेंगे, ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये हमारी पृथ्वी पर हर जगह पर बराबर मात्रा में नहीं मिलते हैं, और ना ही ये देशों के भीतर बराबर रूप से मिलते हैं, समान रूप से नहीं मिलते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, तो ये पूरी पृथ्वी पर एक जैसे मिलेंगे और ना ही एक देश में एक जैसे मिलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो भारत है एक देश है रूस, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में ना बराबर क्वांटिटी में ये नहीं मिलते हैं। कुछ चीज़ भारत में मिलती है वो रूस में नहीं मिलेगी, और जो रूस में मिलती है वो भारत में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस असमान वितरण की वजह से मानव बस्तियां, व्यापार प्रतिरूप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संघर्ष, ये सभी प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं, मान लो किसी जगह पर पानी है, ठीक है, एक नदी है किसी जगह पर, तो जहाँ पर पानी उपलब्ध होगा वहीं पर तो ज़्यादा लोग जाकर रहेंगे ना। जहाँ पर पानी नहीं होगा वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, तो मानव बस्तियाँ इससे इन्फ्लुएंस होती हैं। वही जो व्यापार प्रतिरूप होते हैं उनको भी ये प्रभावित करता है। जैसे किसी देश के पास में कोयला है, किसी देश के पास में आयरन है मान लो, ठीक है, तो कोई देश इसको बेचेगा और कोई देश इसको बेचेगा, कोई इसे खरीदेगा कोई इसे खरीदेगा। इस तरीके से जो व्यापार है वो देशों के बीच में चलता रहेगा। इससे व्यापार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बनेंगे और संघर्ष भी जन्म लेंगे। संघर्ष जैसे कि हमारे इतिहास में जो है वो कई सारे आक्रमण होते रहते हैं, अलग अलग जगहें कब्जा की जाती हैं। तो वो क्यों की जाती हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए ही तो की जाती हैं। कई सारे युद्ध लड़े गए हैं और आज भी लड़े जा रहे हैं। तो हम इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत पे कितने सारे आक्रमण होते हैं, तो वो इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को कब्जा करने के लिए किए जाते थे। तो ये जो मैप है ये कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण हमें दिखाता है, जिसमें ये जो ब्लैक डॉट है ये कोयले को दर्शाती है, ठीक है। तो कोयला कहाँ कहाँ पर मिलता है, रानीगंज में, झरिया में, बोकारो में, इसके अलावा तालचेर में। तो झरिया और बोकारो तो झारखंड में है, और जो रानीगंज है ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। अब थोड़ा सा पहले हम इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि जो स्टेट हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करें हम नॉर्थ से, तो ये है लद्दाख, ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये जो रीजन है ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब है, ये उत्तराखंड है, ये हरियाणा है, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर बिहार लोकेटेड है, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड, झारखंड के ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल लोकेटेड है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व हम बोल सकते हैं इसे। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, नागालैंड है, और मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सारे स्टेट्स आते हैं, ठीक है। फिर अब हम आते हैं वेस्ट में, तो वेस्ट में ये जो स्टेट है ये राजस्थान है, राजस्थान के जस्ट साउथ में गुजरात है, और ये जो बीचों बीच में स्टेट है ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जस्ट साउथ में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के साउथ में कर्नाटक है, और यहाँ पर छोटा सा स्टेट गोवा है, यहाँ पर तेलंगाना है, ये जो है ये आंध्र प्रदेश है, और साउथ में ये तमिलनाडु है, इधर केरला है। तो फिर झारखंड के नीचे जो साउथ में ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर उड़ीसा है, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं। अब इन स्टेट में अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जिनको इंडिया के इस जोग्राफिकल मैप में दिखाया गया है। तो रानीगंज वेस्ट बंगाल में हो गया, झरिया जो है वो झारखंड में है, बोकारो झारखंड में है। इसके अलावा कोरबा में हमें कोयला मिलता है, कोरबा छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है।
फिर सिंगरेनी में हमें कोयला मिलता है, सिंगरेनी जो है वो तेलंगाना में है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, ये जो असम है, असम जो स्टेट है, यहाँ पर भी कोयला मिलता है, जैसे जंजी में, मोरान में, हगरीजन में, माकम में, डिगबोई में, नाहरकटिया में, ठीक है। अब इसमें एक फैक्ट मैं ये बता दूं कि इंडिया का जो सबसे पहले तेल जो डिस्कवर किया गया था ना, तेल की जो खोज हुई थी, वो डिगबोई में ही हुई थी, असम में। और कब हुई थी? ये हुई थी 1867 में, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है इसको नोट कर लेना। इसके अलावा इस मैप में तेल के भंडार भी दिखाए गए हैं। तो ये जो येलो ट्रायंगल है, ये तेल के भंडार दिखाता है। तो कलोल में तेल के भंडार हैं, कलोल जो है वो गुजरात में है, अंकलेश्वर ये भी गुजरात में है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ये जो बसीन नाम की जगह है, यहाँ पर और मुंबई हाई में भी तेल के भंडार हैं, यहाँ से भी तेल निकाला जाता है। ये जो है वो समुद्र के अंदर हैं, ठीक है। जो बसीन है, जो मुंबई हाई है, ये समुद्र के अंदर हैं। और कलोल और अंकलेश्वर ये लैंड पर ही लोकेटेड है, ज़मीन पर ही लोकेटेड हैं। इसके अलावा जो असम है, वहाँ पर भी तेल के भंडार हैं, जैसे नाहरकटिया में और दिगबोई में तेल के भंडार हैं, माकम में हैं। ये सभी रीजन यहाँ पे कोयले भी मिलते हैं और तेल भी मिलता है, ठीक है। तो और इस मैप में दिखाया गया है लौह अयस्क। तो ये पिंक जो स्क्वायर होगा, ये लौह अयस्क के बारे में हमें बताता है। तो लौह अयस्क हमें मिलता है चंद्रपुर में। चंद्रपुर कहाँ पर है? चंद्रपुर है महाराष्ट्र में। इसके अलावा दुर्ग में हमें लौह अयस्क मिल जाता है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, गोवा में, मयूरभंज में। और ये जो केंदुझार है, यहाँ पर भी आयरन ओर मिलते हैं, यानी कि लौह अयस्क मिलता है। तो गोवा जो है वो झारखंड में है, मयूरभंज और केंदुझार ये उड़ीसा में है। इसके अलावा बेलाडिला में भी हमें लौह अयस्क मिलता है, बेलाडिला जो है वो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यही हम बात करें रत्नागिरी की, तो वहाँ पर भी हमें लौह अयस्क मिलता है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। गोवा में हमें लौह अयस्क मिल जाते हैं। इसके अलावा ये सारी जो साइट्स हैं ये कर्नाटक की हैं, जिसमें बेल्लारी है, चित्रदुर्ग है और तुमकुरू है, कुद्रेमुख है, चिकमगलुरु है, ये सब कर्नाटक में। और यहाँ से हमें लौह अयस्क मिलते हैं। तो ये मैप जो है ना, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को ही दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे मिनरल्स की ये बात कर रहा है। इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी हम उद्योगों की भी बात कर लेते हैं। तो जो उद्योग होते हैं ये प्राकृतिक संसाधनों के निकट स्थित होते हैं। तो जहाँ पर वो प्राकृतिक संसाधन हमें मिलेगा, वहाँ पर कुछ लोग रहते होंगे और उन लोगों के लिए ये आजीविका के अवसर सृजित करता है प्राकृतिक संसाधन। मान लो जैसे कि कोयला मिला किसी जगह पर, ठीक है, तो उस जगह पर जाकर एक इंडस्ट्री या एक उद्योग जो है वो जाकर एस्टेब्लिश हुआ। तो इस कोयले को निकालने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत रहेगी। तो उन लोगों के लिए आजीविका के अवसर, रोजगार के अवसर यहाँ पर क्रिएट होने लगेंगे, है ना। इन उद्योगों के आसपास बस्तियां विकसित होने लगेंगी, क्योंकि लोग यहाँ पर आकर रहने लगेंगे, दूसरी दूसरी जगहों से आकर यहाँ पर रहने लगेंगे। दूसरों के लिए भी आर्थिक अवसर जो है वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं, काम मिलने लगता है अलग अलग लोगों को। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं वो सुलभ होती हैं। तो आधुनिक सुविधाएं जैसे कि रोड जो हो गए, रोड बनाए जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, स्कूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ ही तो हैं। इसको लेने के लिए वो लोग अपनी जगह को छोड़कर यहाँ पर रहने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमेशा मतलब कि इंडस्ट्रीज से और नेचुरल रिसोर्सेज से हमें हमेशा फ़ायदा ही मिलता है, ऐसा नहीं होता है। इन लाभों के साथ अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों ही स्तरों पर हमें मूल्य चुकाना पड़ता है, मतलब हमें कोई ना कोई नुकसान तो उठाना पड़ता है। तो हमारे पास विश्व भर से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऐसी सुविधाओं के लिए अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। अब जैसे कोई एरिया ऐसा था जहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन थे, मान लो कहीं पर जो है वो कोयला मिल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, कुछ कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर यहाँ पर कोयला मिला तो कोई ना कोई उद्योगपति यहाँ पर आएगा और इन लोगों को हटाने की कोशिश करेगा। तो इन लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, तो इन्हें मूल्य चुकाना पड़ रहा है ना इस डेवलपमेंट का। इस उद्योग को बनाने के लिए इन लोगों को मूल्य चुकाना पड़ रहा है। और कुछ मामलों में उनके जो पावन स्थान होते हैं वो संकट में आ जाते हैं, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही होती है। पावन स्थान जैसे कि हमने कुछ पवित्र उपवन पढ़े थे, है ना, कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनको कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पवित्र मानती हैं, उनकी पूजा करती हैं
और उन पेड़ों को काटने नहीं देती हैं। लेकिन यहाँ पर कोई रिसोर्स मिल गया, कोयला मिल गया, तेल मिल गया, तो क्या करेंगे जो उद्योगपति हैं, वो यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से लोग नहीं हटे तो उद्योगपति को नुकसान होगा, और अगर उद्योगपति ने यहाँ से लोगों को हटा दिया तो क्या होगा, इन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा ना। इन लोगों को जो नुकसान है, जो प्रॉब्लम है, वो झेलनी पड़ेगी। तो वही बात हो रही है कि जो प्राकृतिक संसाधन है ना, वो कई सारी समस्याएं भी लेकर आता है अपने साथ में, है ना। इसके अलावा जो राष्ट्रीय व्यापार होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, राष्ट्रीय व्यापार मतलब कि जो देश के अंदर अंदर होता है, जैसे भारत के अंदर अंदर जो व्यापार होगा वो राष्ट्रीय होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब जो दूसरे देशों के साथ में होता है, मतलब भारत जो दूसरे देशों के साथ में करेगा, जैसे कि रूस हो गया, जैसे कि अमेरिका हो गया, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, है ना। तो इन व्यापार में प्राकृतिक संसाधनों की जो भौगोलिक स्थिति होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे मान लो किसी कंट्री में जो बॉक्साइट है वो ज़्यादा मिल रहा है। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का ओर होता है, अयस्क होता है एल्यूमिनियम का, ठीक है। अयस्क मतलब इस एल्यूमिनियम का अशुद्ध रूप जो नेचर में हमें मिलेगा, और उस अशुद्ध रूप को, उसमें जो भी अशुद्धियाँ होंगी उसे निकाल कर हम एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो उस मैप में जो है वो बॉक्साइट को भी शो किया गया था, हमने पढ़ा नहीं वो, तो हम थोड़ा सा पहले बॉक्साइट के बारे में जान लेते हैं। बॉक्साइट हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है? कटनी में मिलता है, अमरकंटक में, बिलासपुर में और कोरापुट में। इन सारी जगहों पर हमें जो है वो बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। तो कटनी और अमरकंटक ये दोनों तो मध्य प्रदेश में हैं। जो बिलासपुर है वो छत्तीसगढ़ में है, और जो कोरापुट है ये ओडिशा में है, ठीक है। तो यहाँ सभी जगह पर हमें बॉक्साइट भी मिलता है। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का ओर, मतलब एल्यूमिनियम की जो अशुद्ध रूप होता है, ठीक है। तो मानव के ज्ञान और उसके कौशल के संयोजन से वुड्स स्टील जैसे विलक्षण उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। विलक्षण मतलब कि यूनिक, मतलब उसके जैसा कोई ना हो। तो इन प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके मानव ने क्या किया? अपने ज्ञान से, अपनी स्किल्स से कुछ बेहतरीन उत्पाद बनाना शुरू किए। जैसे कि प्राचीन भारत में एक उत्पाद है वुड्स स्टील, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील होता था। इसको देश विदेशों में बेचा जाता था। जो अलग अलग देश होते थे वो भारत से खरीदते थे, और इससे जो है वो तलवारें और जो हथियार होते हैं वो बनाए जाते थे। बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे वो हथियार, इसीलिए अलग अलग देश भारत से खरीदते थे। तो व्यापार से क्या होता है? व्यापार से बड़े बड़े साम्राज्य का विकास होता है, और भारत में भी बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास हुआ। जैसे कि हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, हम पढ़ते हैं गुप्ता के बारे में, गुप्ता अम्पायर के बारे में। तो इन साम्राज्यों में ना व्यापार होता रहा है, जिसकी वजह से इनकी समृद्धि जो है वो एकदम पीक पर रही है, अपनी चरम सीमा पर रही है। तो ये मैप जो है ये हमें क्या दिखा रहा है? ये ब्रह्मपुत्र नदी का साझा जल दिखा रहा है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये यहाँ से तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तिब्बत जो है वो एक समय पर अलग कंट्री हुआ करता था इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया, तो अब हम इसे चाइना ही बोल सकते हैं। तो यहाँ से चाइना या तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी ओरिजिनेट होती है, और इस तरीके से बहती हुई ये इंडिया में एंटर कर जाती है। तो तिब्बत वाले रीजन में इसको यारलुंग सांगपो बोला जाता है, और जब ये भारत में एंटर करती है तो असम स्टेट के थ्रू बहती है, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। फिर उसके बाद में ये बांग्लादेश में जो है वो चली जाती है, जो ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि ये जो कंट्री दिख रही है ये वाली, ये बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश में इसे बोला जाता है जमुना। तो ये नदी जो है ये प्राकृतिक संसाधन है। तो प्रकृति जो है वो राजनीतिक सीमाओं पर ध्यान नहीं देती है, मतलब कितनी भी कंट्री के बीच में क्यों ना बह रही हो नदी, वो तो अपने नेचुरल कोर्स में बहेगी ना। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही थी चाइना, भारत और बांग्लादेश से होते हुए। तो इससे क्या होता है? इससे राज्यों और देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को लेकर तनाव उत्पन्न होता है। जैसे इसका एक बहुत फेमस जो एग्जाम्पल है वो है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। जो कावेरी नदी है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच में बहती है। तो अक्सर कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है वो लड़ाई चलती रहती है। तमिलनाडु कहता है कि कर्नाटक जो है हमें पानी नहीं दे रहा जितनी हमें ज़रूरत है, कर्नाटक कहता है कि हम तो इन्हें बराबर पानी दे रहे हैं। तो इन दोनों का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहता है, और ये अक्सर न्यूज़ में भी रहते हैं। तो शांति और न्याय संगत वितरण को बनाए रखने के लिए आपसी संवाद जरूरी होता है, और कुशल प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है, ताकि किसी को भी कम या किसी को भी ज्यादा ना मिले, सभी को बराबरी में मिले। न्याय संगत वितरण होना चाहिए।
लेकिन ये संवाद करना, ये समझौते करना क्या हमेशा आसान होता है? नहीं होता है। इन पड़ोसी देशों के साथ में भी आसान नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसे कम मिले, वो क्यों समझौता करना चाहेगा, है ना? तो ये तो हमने भारत के अंदर देख लिया, अपने देश का एक वाटर डिस्प्यूट का एग्जाम्पल देख लिया। वही हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसे संघर्ष हैं जिनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा एक एग्जाम्पल दे दूं। तो एक एग्जाम्पल है नील नदी का विवाद। जो नील नदी है वो कहाँ पर बहती है पहले वो जान लो। ये है अफ्रीका का मैप। अफ्रीका जो है एक महाद्वीप है, ठीक है। तो अफ्रीका में ये जो नदी दिख रही है ना, ये जो इस तरीके से बह रही है रेड कलर में जो मैंने बनाई है, ये नील नदी है। ये नील नदी जो है वो साउथ सुडान से इथियोपिया से और इजिप्ट से होकर बहती है, ठीक है। तो मामला क्या है? मामला ये है कि इथियोपिया ने इस नील नदी पर बना दिया डैम। डैम से क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो डैम बनाने से इजिप्ट और सुडान ये कह रहे हैं कि इन्हें पानी कम मिलेगा, लेकिन इथियोपिया ये बोल रहा है कि इससे किसी को भी नुकसान नहीं, किसी को भी पानी कम नहीं मिलेगा। हम तो बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बस ये डैम बनाया है हमने, और इससे हमारा भी डेवलपमेंट हो सकेगा इसीलिए बनाया है, और हमारा कोई भी पर्पज़ नहीं है। लेकिन इजिप्ट और सुडान मान नहीं रहे हैं। तो इसके लिए फिर क्या ज़रूरी रहेगा? इससे समझौते बनाने पड़ेंगे। तो ये कंट्रीज आपस में बातचीत कर रही हैं, कुछ समझौता वगैरह लेकर आएंगी, जिससे सभी में बराबर पानी को बांट दिया जाएगा, ठीक है। अब जो एक फोटो और है लास्ट, जिसमें तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है उस पर बना मेत्तूर बांध दिखाया गया है। ये जो नदी पीछे से बहती हुई आ रही है ये कावेरी नदी है, ठीक है। यहाँ पर ये जो डैम बना दिया गया है जिससे पीछे जो पानी है कावेरी नदी का ये रोक दिया गया है। तो एक फैक्ट हमारे पास ये भी आ जाता है कि तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मेत्तूर डैम बना हुआ है, ठीक है। तो मेत्तूर डैम कहाँ पर बना है? कावेरी नदी पर बना है, और किस स्टेट में? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये याद रखना, या इसे भी नोट कर सकते हो चाहो तो। और तो ये हमने पढ़ लिया प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के बारे में और उनके निहितार्थ के बारे में, मतलब उनसे हम मानव की लाइफ पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं ये हमेशा ही हमारे लिए वरदान नहीं होते हैं, ये अभिशाप भी बन जाते हैं। तो कैसे बन जाते हैं, क्यों बन जाते हैं, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मेंशन कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।